हेलो गाइस, वेलकम टू कॉमेट लर्निंग। तो हमने जो हमारा जो स्टार्टिंग किया था, कौन सा चैप्टर था भाई? चैप्टर नंबर 3, इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस, जिसके बारे में हम जेनेटिक लेवल की स्टडी कर रहे थे। यानी कि हमने कुछ जेनेटिक टर्मिनोलॉजीज देखी, फिर उसके बाद हमने और भी बहुत सारी चीजें देखी कि मेंडल ने क्या क्या चीजें हमको बताई, फिर उसके हमने लॉ देखे मेंडल के, फिर उसके लॉ के जो डेविएशंस थे वो सारी चीजें हमने स्टडी कर ली है। तो आज जो हमारा क्लास होने वाला है वो क्रोमोसोमल थ्योरी के ऊपर होने वाला है। मतलब ये क्रोमोसोम क्या होता है, कैसे ये फॉर्म होता है, जो बेसिक नॉलेज है हमको क्रोमोसोम के बारे में वो तो पता है हमको कि ये एक सेल है। सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? डीएनए होता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है बेटा? डीएनए होता है। यही डीएनए जब कंडेंस्ड होता है तो क्या बनता है? क्रोमोसोम बनता है। यही डीएनए जब कंडेंस्ड होता है तो क्या बनता है? क्रोमोसोम बनता है। क्या बनता है? क्रोमोसोम। ये देखो कुछ इस तरीके से ये पूरा कंडेंस्ड हो जाता है, तब जाके एक क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बनता है। क्लियर है यहां तक के सभी को? तो ये जो बेसिक हमको पता होना चाहिए कि सेल होता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए, और यही डीएनए जब कंडेंस्ड हो जाता है तो क्या बनता है? क्रोमोसोम बनता है। अच्छा, तो भाई आज अपने को देखना क्या है? क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो सबसे पहली बात अपन करेंगे जो इनहेरिटेंस जो हमको बताया है। देखो क्रोमोसोम के बारे में मेंडल ने हमको बिल्कुल नहीं बताया, क्योंकि मेंडल को नहीं पता था। मेंडल ने बोला था कि कुछ तो ऐसे फैक्टर है जो कि ट्रांसमिट हो रहे हैं पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग में। उसने टर्म यूज किया था फैक्टर। क्या टर्म यूज किया था? फैक्टर, जिसको हम बाद में क्या बोलते हैं? जीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीन। क्यों? क्योंकि मेंडल ने जब ये सारी डिस्कवरी की थी उस टाइम पे इतना टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं था, जिसके वजह से उसके पास माइक्रोस्कोप जैसी चीजें नहीं थी कि वो देख पाए कि एग्जैक्ट सेल के अंदर चल क्या रहा है। जो मेंडल था उन्होंने अपने वर्क को, जो भी काम किया था, जो भी उन्होंने काम किया था, तो अपने वर्क को 1866 में पब्लिश किया था। क्या किया था भाई? 18 पब्लिश किया था। 1866 में पब्लिश किया था। लेकिन अप टू 1900 तक के ये इनके काम के बारे में लोग जानते ही नहीं थे कि हाँ मेंडल ने ऐसा भी कुछ किया है करके। क्यों? क्योंकि मेंडल क्या बोल रहे थे कि भाई एक कैरेक्टर ट्रांसफर होता है फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग में, जो कि ना ब्लेंडिंग होती है ना मिक्सिंग होती है। जैसे पेरेंट्स से आता है वैसे ही आता है ऑफस्प्रिंग में, ऐसा उन्होंने बोला था। और यहां तक के जो मेंडल ने जो भी अपने रिसर्च में, एक्सपेरिमेंट में जो मेथड यूज की थी ना, वो मैथमेटिकली उनका जो डाटा था वो मैथमेटिकली और स्टैटिस्टिकली क्या था भाई? अरेंज था। यानी कि उनने जो भी अपना एक्सपेरिमेंट किया उसका जो रिकॉर्ड था वो स्टैटिस्टिकली और मैथमेटिकली तरीके से रखा था, जिसके वजह से बायोलॉजिस्ट, क्योंकि बायो में अगर मैथ्स जैसी चीज आए तो हम इतनी जल्दी क्या नहीं करते भाई, बोलते कि भाई ये यहाँ पे मैथ्स को छोड़ने के लिए तो बहुत से लोग बायो पढ़ते हैं। ठीक है। अगर बायो में भी वही चीज आ जाए तो चीजें जल्दी एक्सेप्ट नहीं होती हमसे। तो वही बहुत सारे ऐसे बायोलॉजिस्ट जो देख रहे थे, मतलब उन्होंने इनके वर्क को जब देखा कि इन्होंने कुछ ऐसी ऐसी चीजें बताई है मैथमेटिकली और स्टैटिस्टिकली, तो लोग उनको क्या नहीं कर पा रहे थे भाई? रिलेट नहीं कर पा रहे थे। इसीलिए इनका जो वर्क था वो अनएक्सेप्टेबल, अनरिकॉग्नाइज रह गया। ठीक है, मतलब कब अनरिकॉग्नाइज रह गया इन द सेंस कि भाई लोग ने वो अब उनको तक के ये जानकारी पहुंची नहीं, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। बिकॉज क्योंकि उस टाइम पे वो छोटी छोटी वो टेक्नोलॉजीज नहीं थी जिसके वजह से हम ये प्रूफ करके बता पाए कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो ट्रांसमिट हुई है। भाई जो हमने गमिट्स होते हैं वो आपस में मिक्स नहीं होते हैं। ये क्यों? क्या होता कि हम जब देखते हैं नेचर में तो हमको बहुत सारी वैरायटी देखने को मिलती है। अगर ये वैरायटी कब देखने को मिलेगी? जब दो चीजें मिक्स होगी फिर नई चीज मिलेगी, फिर वो दो चीजें फिर से मिक्स होगी तो हमको नई चीज मिलेगी। तो डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज देखने को मिलेगी और ये हमको देखने को मिलती है। लेकिन मेंडल क्या बोल के गए थे? उन्होंने बोला था कि नहीं, ये कोई मिक्सिंग ब्लेंडिंग नहीं होती है, जो कैरेक्टर होते हैं वो वैसे के वैसे ट्रांसमिट होते हैं, जिसके वजह से भी लोग उनकी ये जो रिसर्च थी उसके ऊपर विश्वास नहीं कर रहे थे। लेकिन फिर धीरे धीरे 1900 में तीन साइंटिस्ट आए। ठीक है, उन तीन साइंटिस्ट का नाम है भाई, बहुत खतरनाक खतरनाक नाम है, ह्यूगो डिवराइज, कॉरेंस और वॉन टेमक।
ठीक है, इस तरीके से 3 साइंटिस्ट आए, कौन? ह्यूगो डिवराइस, कॉरेंस और वॉन शर्मक। इन्होंने मेंडेल के जो भी रिसर्च पेपर थे उसके ऊपर वापस से स्टडी की, फिर धीरे 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 क्या थी चीजों को, क्यों तब तक के अब थोड़ा सा जो टेक्नोलॉजी थी वो एडवांस हो चुकी थी, माइक्रोस्कोप आ चुका था, तो हम सेल के अंदर क्या चल रहा है वो देख पा रहे थे। तो जिसके वजह से ये 3 साइंटिस्टों ने फिर इनके पेपर को रिसर्च वापस से स्टडी किया, तो धीरे धीरे उसमें से चीजों को ढूंढ करके निकाला। फिर इसके बाद फिर नए साइंटिस्ट आए, उन्होंने बताया कि नहीं, एक क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम में ही छोटे छोटे सेगमेंट होते हैं जिनको अपन जीन कहते हैं, वही क्रोमोसोम एक जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन पास होता है, तो उसी के वजह से हमको पेरेंट्स के कैरेक्टर ऑफस्प्रिंग में देखने को मिलते हैं। तो ऐसी ही कुछ चीजें हमको इस क्लास में देखनी है, किसके बारे में देखनी है? क्रोमोसोम के बारे में। तो फिर वहां से क्रोमोसोम की स्टार्टिंग हुई कि अच्छा क्रोमोसोम भी कोई चीज है, डीएनए जो है वो कंडेंस्ड होता है। कब कंडेंस्ड होता है भाई? ये धीरे 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 प्रोफेज में क्या होने लगता है? कंडेंस्ड होने लगता है, मेटाफेज में पूरा कंडेंस्ड हो जाता है। अगर आपने सेल डिवीजन पढ़ा है तो आपको बहुत अच्छे से याद होगा कि जब हम पढ़ते हैं कि भाई मेटाफेज पढ़ते हैं ना, तो हम बोलते हैं बहुत हमको दिखता है, क्लियर विजिबल, हमको वहां पर वो स्टेप दिखती है, यानी कि क्रोमोसोम हमको सबसे अच्छा कौन से स्टेज में दिखता है? मेटाफेज स्टेज में दिखता है। क्यों? क्योंकि वहां पर जो काफी अच्छे से डीएनए कंडेंस्ड होकर क्रोमोसोम बन चुका होता है, जिसके वजह से वो हमको क्लियरली वहां पर दिखाई देता है। तो अब फिर अपन आगे पे क्रोमोसोम के बारे में पढ़ेंगे। देखो, क्रोमोसोम को जो हेरिडिटी का कैरियर भी कहा जाता है। कैरियर मतलब क्या होता है? जो यहां से वहां चीजों को लेकर के जा रहा है। तो क्रोमोसोम जो है वो कैरेक्टर को एक जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन लेके जा रहा है, तो उसी को अपन क्या कहते हैं? उसी को अपन कैरियर ऑफ हेरिडिटी भी कहते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें अपन अब थोड़ी थ्योरी में देख लेंगे कि भाई कौन से साइंटिस्ट आए थे, क्या बताया था उन्होंने। सुटॉन एंड बोवरी करके कुछ साइंटिस्ट आए थे भाई, उन्होंने बताया था क्रोमोसोम के बारे में। तो फिर क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, बहुत सारी चीजें अपन आज उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो क्रोमोसोमल थ्योरी इनहेरिटेंस वाज पुट फॉर्थ बाय सुटॉन एंड बोवरी। इन्होंने पुट फॉर्थ किया था आफ्टर स्टडिंग पैरेलल बिहेवियर ऑफ जीन एंड क्रोमोसोम ड्यूरिंग मियोटिक डिवीजन। दिस थ्योरी स्टेट्स दैट, अब इनकी जो थ्योरी है वो क्या बोलती है? इनकी थ्योरी बोलती है कि जो क्रोमोसोमल थ्योरी आइडेंटिफाइज क्रोमोसोम्स एज द कैरियर ऑफ जेनेटिक मटेरियल। कैरियर ऑफ जेनेटिक मटेरियल मतलब जो जेनेटिक मटेरियल है, यानी कि जो जीन्स है, वो एक जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन कैसे जा रहे हैं भाई? वो जा रहे हैं थ्रू क्रोमोसोम, क्योंकि क्रोमोसोम में ही क्या होते हैं? जीन्स होते हैं। देखो, हमको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। हमारा जो डीएनए होता है ये कंडेंस्ड हो जाता है तो क्रोमोसोम बन जाता है, और डीएनए के छोटे छोटे सेगमेंट को ही अपन जीन बोलते हैं, तो वही सेगमेंट तो हमारे क्रोमोसोम में भी देखने को मिलेगा। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि ये जो क्रोमोसोम है ना, इसमें जीन्स होते हैं छोटे छोटे, और वही क्रोमोसोम नेक्स्ट जनरेशन में पास होता है। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? कैरियर ऑफ जेनेटिक मटेरियल। नाउ ऑल द हेरिडिटी कैरेक्टर आर ट्रांसमिटेड बाय गमीट। अब सारे के सारे जो कैरेक्टर है वो गमीट्स से ट्रांसफर होते हैं। गमीट्स, देखो ध्यान रखना, गोनैड्स होते हैं, मेल गोनैड, फीमेल गोनैड। मेल गोनैड क्या है? टेस्टिस। फीमेल गोनैड क्या है? ओवरी। अब ये गोनैड से गमिट बनते हैं। क्या बनते हैं? गमिट। जैसे कि मेल गोनैड है हमारा टेस्टिस, उसके गमिट बनते हैं क्या? स्पर्म। वैसे ही ओवरी से बनते हैं ओवम। तो स्पर्म और ओवम क्या है? गमिट है। ये दोनों क्या है? गमिट है। तो स्पर्म और ओवम के थ्रू ही नेक्स्ट जनरेशन में जाते हैं, मतलब स्पर्म और ओवम दोनों फर्टिलाइज्ड होते हैं, तब जाके न्यू बेबी का फॉर्मेशन होता है। तो स्पर्म और ओवम दोनों के थ्रू क्या आ रहे हैं? क्रोमोसोम्स आ रहे हैं। क्लियर है? तो वही बता रहा है कि जो हेरिडिटी कैरेक्टर है किसके थ्रू ट्रांसमिटेड होते हैं भाई? गमिट्स के थ्रू। न्यूक्लियस ऑफ गमिट्स दैट इज स्पर्म एंड ओवा। कौन? स्पर्म एंड ओवा of the parents contain chromosomes which transmit the heredity to the offspring। जो हमारा स्पर्म होता है, ओवम होता है, उसी के थ्रू ही नेक्स्ट जनरेशन में ये जाते हैं। तो क्रोमोसोम्स आर फाउंड इन पेयर्स, सोमैटिक और डिप्लॉइड सेल। अच्छा देखो, बेसिक चीज आपको पता होना चाहिए कि 2 टाइप के सेल होते हैं, एक जर्म सेल, एक सोमैटिक सेल। आपको पता होगा सोमैटिक सेल वो सेल होते हैं हमारे बॉडी के सारे सेल एक्सेप्ट रिप्रोडक्टिव सेल, यानी कि स्पर्म और ओवम को छोड़ के सारे सेल सोमैटिक सेल होते हैं। तो ये जो सोमैटिक सेल होता है ना, ये डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं इनमें, यानी कि 46 क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। कितने? 46 क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। और जो हमारे जर्म सेल होते हैं यानी कि स्पर्म और ओवम, उसमें हेप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम यानी कि 23 क्रोमोसोम होते हैं। देखो, डिप्लॉयड
और हेप्लॉइड, तो हेप्लॉइड जो होता है वो 23 क्रोमोसोम और डिप्लॉइड जो होता है 23 पेयर यानी कि 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो ये जो सोमेटिक सेल है वो कैसे होते हैं भाई, डिप्लॉइड सेल यानी कि उसमें जो डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम यानी कि 2n यानी कि 46 क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। समझ रहा है कि नहीं? बहुत आसान आसान सी चीज है, ठीक है, ज्यादा अपने को टेंशन लेना है ही नहीं। ड्यूरिंग गमिट फॉर्मेशन, जब गमिट बनता है, जब गमिट बनता है, देखो क्या होता है कि डिप्लॉय, पहले सेल डिप्लॉयड ही रहता है। अगर आपने सेल डिवीजन में पढ़ा होगा प्रॉपर तरीके से अच्छे से, तो आपको पता होगा कि यही डिप्लॉयड जो है बाद में हेप्लॉयड हो जाता है, डिप्लॉयड से हेप्लॉयड हो जाता है थ्रू मियोसिस। मियोसिस के थ्रू हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो जाते हैं। तो गमिट फॉर्मेशन जो होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर प्रेजेंट होती है, सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली, ये इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट होते हैं मियोसिस के थ्रू। और जो डिप्लॉयड कंडीशन कन्वर्टेड इनटू हैप्लॉयड, तो जो डिप्लॉयड था वो हैप्लॉयड बन जाता है मियोसिस से कंडीशन। दस ईच गमिट कंटेन ओनली वन क्रोमोसोम ऑफ अ पेयर। देखो मैं आपको और अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूं, थोड़ा भी, मेरा सिंपल सा मकसद ये है कि आपको थोड़ा भी डाउट बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमको अभी डाउट रहता है तो फिर जैसे जैसे अपन आगे की स्टडी करते जाते हैं तो प्रॉब्लम होते जाता है। देखो ये एक सेल है, ये एक सेल है, अगर मैं मानूं कि ये टेस्टिस का सेल है, किसका सेल है ये? टेस्टिस का सेल है। ये 2n, में जैसे ही लिखता हूं 2n तो समझ जाना डिप्लॉयड नंबर, क्या है? डिप्लॉयड। तो ये मियोसिस के थ्रू क्या हो जाएगा? ये हैप्लॉयड हो जाएगा मियोसिस के थ्रू। मतलब यहां पर 46 क्रोमोसोम थे तो यहां कितने हो गए? 23। कितने हो गए? 23 यानी कि हाफ हो गए। हम क्या बोलते हैं यहां पर पेयर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। हर एक चीज के लिए ऐसे 2 क्रोमोसोम थे तो यहां पर हर एक का सिर्फ एक क्रोमोसोम आएगा। मतलब ऐसे यहां पर सिंगल सिंगल कितने क्रोमोसोम होंगे? 23 क्रोमोसोम होंगे, जिसमें से 22 ऑटोसोम होंगे और 1 सेक्स क्रोमोसोम होगा। और यहां पर तो पेयर में प्रेजेंट होते हैं, यहां पे तो पेयर में प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है? तो ये जो डिप्लॉइड से क्या बनता है? हैप्लॉइड बनता है। अगर ये टेस्टिस है तो बाद में जाके ये क्या बन जाएगा? स्पर्म बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा? स्पर्म। यानी कि 23 क्रोमोसोम होंगे। इसमें कितने क्रोमोसोम होंगे? 23। वैसे ही एक सेल अपन यहां पर लेते हैं जो कि ओवरी का है। किसका है? ओवरी का, जो कि डिप्लॉइड नंबर है। कैसा है? डिप्लॉइड। ये भी मियोसिस के थ्रू, किसके थ्रू? मियोसिस के थ्रू क्या बन जाएगा भाई? एन नंबर, यानी कि हैप्लॉइड बन जाएगा। कितने क्रोमोसोम हो जाएंगे? यहां पर भी 23, यहां पर 23 पेयर था, यहां पर कितने हैं? 23। मतलब सिर्फ एक एक पेयर में से एक एक क्रोमोसोम नेक्स्ट जनरेशन में आता और ये ओवम बन जाता है, यानी कि क्या हो जाएगा? 23। और ये स्पर्म और ओवम क्या होंगे? फर्टिलाइज्ड होंगे। क्या होंगे? फर्टिलाइज्ड। तो जो जाइगोट बनेगा उसमें वापस से 46 हो जाएंगे। 23 प्लस 23 46। मतलब ये 46 कंडीशन 46 क्रोमोसोम वाली कंडीशन वापस से अचीव हो गई आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट में। यानी कि जो न्यू बेबी है उसमें वापस से कितने क्रोमोसोम आ गए? 46। जो 23 मदर से आए थे 23 फादर से, दोनों क्या हो गए भाई? कंबाइन होके 46 मिल गया। तो यहां पर अपने को वही देखना है कि इसने क्या बोला है कि वापस से यहां पर क्या हो जाता है कि द डिप्लॉयड कंडीशन इज कन्वर्टेड इनटू हैप्लॉयड। डिप्लॉयड पहले हैप्लॉयड हो जाता है और आफ्टर ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन के टाइम पे यूनियन, यानी कि वापस से टुगेदर हो जाते हैं स्पर्म और एग, जिसके वजह से डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम वापस से आ जाते हैं। डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम वापस से आ जाते हैं। क्लियर है यहां तक के? तो जस्ट ये थ्योरी थी कि भाई किस तरीके से ये वर्क करता है, कितने क्रोमोसोम होते हैं मेल में, फीमेल में, फिर हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, फिर फर्टिलाइज्ड होके वापस से डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, यानी कि जो वापस से जो कंडीशन पहले वाली थी वो वापस से वो अचीव हो जाती है। क्लियर है यहां तक के? अब अपन थोड़ा सा क्रोमोसोम के बारे में देखते हैं। किसके बारे में देखते हैं भाई? क्रोमोसोम के बारे में, कि क्रोमोसोम होता कैसे है। तो जब जब क्रोमोसोम की बात आती है ना तो हमारे दिमाग में क्या आता है? अच्छा, क्रोमोसोम ऐसा होता है। देखो क्रोमोसोम ऐसा होता है, लेकिन ये एस फेज वाली कंडीशन है, यानी कि रेप्लिकेशन, यानी कि रेप्लिकेशन, यानी कि दो, ये इसको क्या कहते हैं अपन? क्रोमैटिड। इसको क्या कहते हैं? क्रोमैटिड। इसको क्या कहते हैं? सिस्टर क्रोमैटिड। क्या कहते हैं? सिस्टर क्रोमैटिड। मतलब ये इसकी क्या हुई? बहन हुई। इसकी ये क्या हुई भाई? बहन हुई। सिंपल सी बात है। तो ये दोनों सेम होंगे, ये दोनों सेम होंगे। देखो हमारा जो क्रोमोसोम होता है वो सिंपल सा इस तरीके से होता है। कैसे होता है भाई? इस तरीके से होता है। एक क्रोमोसोम, बीच में होता है सेंट्रोमियर। बीच में क्या होता है? सेंट्रोमियर। कौन होता है? सेंट्रोमियर। इसी को अपन प्राइमरी
कंस्ट्रिक्शन भी बोलते हैं, कंस्ट्रिक्शन। क्लियर है यहां तक के? ये एक सिंगल क्रोमोसोम है। तो फिर ये क्या है? ये भी एक क्रोमोसोम है, बस ये रेप्लिकेशन वाली कंडीशन है। क्यों? क्योंकि जब एक सेल से दो सेल होता है, एक सेल से दो सेल होगा जब, तो इसके अंदर कितने क्रोमोसोम है? देखो मैं माइटोटिकली बात कर रहा हूं, ठीक है? माइटोटिकली इसके अंदर 46 क्रोमोसोम है। जब एक सेल से दो हो जाएगा तो इसमें भी 46 होना चाहिए, इसमें भी 46 होना चाहिए। मतलब इसके जो क्रोमोसोम होना चाहिए वो कैसे होना चाहिए? डबल हो जाना चाहिए। तो वैसे ही ये हर एक क्रोमोसोम क्या हो रहा है? डबल हो रहा है। हर एक क्रोमोसोम क्या हो रहा है? डबल होता है। तो ये इसको अपन रेप्लिकेशन वाली स्टेज बोलते हैं। तो इस तरीके से हमको दिखाई देता है। नॉर्मली हमारा क्रोमोसोम इस तरीके से होता है, एक सिंगल क्रोमोसोम, जिसमें ये बीच में एक कंस्ट्रिक्शन पड़ता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? सेंट्रोमियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंट्रोमियर। अब देखो ये जो है ना भाई, इसमें एक समझने वाली बात यह है कि अगर ये सेंट्रोमियर के पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम। क्या डिपेंड करता है? टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम। मतलब ये सेंट्रोमियर कहीं इधर उधर शिफ्ट हुआ, इधर उधर शिफ्ट हुआ, जिसके वजह से क्रोमोसोम के टाइप चेंज हो जाते हैं। चलो मैं बताता हूं किस तरीके से। देखो ये एक क्रोमोसोम बनाया हमने, जिसका ये क्या है? सेंट्रोमियर है। अगर सेंट्रोमियर बीच में प्रेजेंट है तो इसको हम कहते हैं मेटासेंट्रिक। क्या कहते हैं? मेटासेंट्रिक। क्या कहते हैं? मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। क्या कहते हैं? मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। अगर ये क्रोमोसोम को कोई इस तरीके से खींच रहा है तो ये इसका सेंट्रोमियर रह जाएगा और ये क्रोमोसोम कुछ इस तरीके से हो जाएगा, जो कि हमको लगभग वी शेप का दिख रहा है। तो इसको अपन क्या बोलते हैं? वी शेप। क्या बोलते हैं? वी शेप। तो अगर हमारा सेंट्रोमियर सेंटर में प्रेजेंट है बीच में, तब हम उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? मेटासेंट्रिक। और यही क्रोमोसोम का कैसा शेप बन जाता है भाई? वी शेप बन जाता है। क्लियर है यहां तक के? तो एक और टाइप का, टोटल 4 टाइप देखने हैं अपने को क्रोमोसोम के। तो एक टाइप का और अपन जो क्रोमोसोम देख रहे हैं उसमें क्या करेंगे, जैसे कि ये हमारा क्रोमोसोम है ना, इसको थोड़ा ऊपर की तरफ हमने शिफ्ट कर दिया। क्या कर दिया? थोड़ा सा ऊपर की तरफ, यानी कि जो सेंटर है उससे थोड़ा ऊपर की तरफ अगर ये शिफ्ट हो जाता है, ये मैंने इसको ऐसा किया है। तो अपन थोड़ा सा इसको क्या करें, यस, हाँ, अब ये कुछ इस तरीके से हो गया। पहले सेंटर, जो सेंट्रोमियर था वो सेंटर पे था। देखो सेंट्रोमियर जो था पहले कहां पर था? सेंटर में था। ये देखो इस पे जो सेंट्रोमियर था वो कहां पर था? सेंटर पे था। लेकिन अब ये सेंट्रोमियर थोड़ा शिफ्ट हो गया। ये सेंट्रोमियर अब थोड़ा सा शिफ्ट हो गया। देखो थोड़ा नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया है। इसको अपन कहते हैं सब मेटासेंट्रिक। क्या कहते हैं? सब मेटा सेंट्रिक। क्या कहते हैं भाई? सब मेटासेंट्रिक। यानी कि ये थोड़ा सा सेंटर से थोड़ा शिफ्ट हो गया, इसलिए हम इसको क्या कर रहे हैं? सब मेटासेंट्रिक। जिसकी वजह से जब इसको भी कुछ इस तरीके से खींचा जाता है तो इसका शेप कुछ इस तरीके से बनता है, कुछ इस तरीके से बनता है, जो कि हमको कैसा दिखता है भाई? एल शेप। कैसा दिखता है? एल शेप। क्लियर है? 2 टाइप का हो गया, एक हो गया मेटासेंट्रिक, दूसरा हो गया सब मेटासेंट्रिक। तो तीसरा एक और टाइप होता है जो कि होता है हमारा, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है बनने में, ये इस तरीके से। तो अब ये जो सेंट्रोमियर है थोड़ा और नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है, और नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है, जिसके वजह से अब ये जो क्रोमोसोम है हमारा, इसको हम क्या नाम देते हैं? इसको बोलते हैं हम एक्रोसेंट्रिक। क्या बोलते हैं? एक्रोसेंट्रिक। यानी कि सबसे पहले सेंट्रोमियर बीच में था, मेटासेंट्रिक थोड़ा नीचे आया, तो क्या बोला हमने? इसको हमने बोला फिर सब मेटासेंट्रिक। और थोड़ा नीचे आ गया, इसके कंपैरिजन में थोड़ा और नीचे आ गया, जिसकी वजह से हम इसको क्या बोल रहे हैं? एक्रोसेंट्रिक, जो कि कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, जिसके वजह से हम इसको बोलते हैं जे शेप्ड। क्या बोलते हैं? जे शेप्ड। क्लियर है? एक और टाइप का अपने को देखना है डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन। ये क्या देख रहे हैं अपन भाई? सिर्फ और सिर्फ यहां पर क्रोमोसोम में जो सेंट्रोमियर की पोजीशन शिफ्ट होते जा रही है। अब क्या होगा? एक एक क्रोमोसोम होगा ऐसे, जिसमें एकदम टॉप पे कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होगा हमारा क्या? सेंट्रोमियर। क्या प्रेजेंट होगा? सेंट्रोमियर। जिस वजह से हम इसको क्या कहते हैं?
टीलोसेंट्रिक। क्या कहते हैं भाई? टीलोसेंट्रिक। और जब ये देखने में हमको क्या लग रहा है, कुछ इस तरीके से दिख रहा है, जिसके वजह से हम इसको क्या कहते हैं? आई शेप्ड। क्या कहते हैं? आई शेप्ड। क्लियर है यहां तक के सभी को? तो टोटल 4 टाइप के हमको क्या देखने रहते हैं भाई? टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम। 1 2 3 4, यस, टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम 4 टाइप के। ठीक है, पहला कौन सा? मेटासेंट्रिक, सेंट्रोमियर बीच में। दूसरा कौन सा? सब मेटासेंट्रिक, थोड़ा नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया। एक्रोसेंट्रिक थोड़ा और नीचे। और फिर जब एकदम एंड पोजीशन पे अगर प्रेजेंट हो हमारा सेंट्रोमियर, तो हम उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं टीलोसेंट्रिक। टोटल 4 टाइप के डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ द सेंट्रोमियर। बहुत ईजी है ये, आपको 9th में भी था। क्लियर है यहां तक के सभी को? हमने क्या देखा था अभी थोड़ी देर पहले कि ये क्रोमोसोम के बारे में हम देख रहे थे। अब देखो इसमें क्या होता है, ये जो क्रोमोसोम है, ये जो क्रोमोसोम है, इसमें एक कंस्ट्रिक्शन, इसको क्या बोला हमने? प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन। ऐसे और भी कंस्ट्रिक्शन देखने को मिलते हैं जिसको हम क्या कहते हैं? सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन। क्या कहते हैं? सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन। और चलो क्रोमोसोम के बारे में अपन थोड़ा बहुत पढ़ ही लेते हैं। क्या उसका साइज होता है, क्या शेप होता है, बहुत सारी चीजें जो भी अपने को देखनी है 1 बाय 1। देखो बहुत इजी है चीजें को, ये सारी चीजों को समझना, ज्यादा कोई हार्ड काम बिल्कुल भी नहीं है। ये देखो यहां पर जो क्रोमोसोम दिखाया है, तो वही है, ये कुछ अलग है क्या उसमें? ये देखो, ये एंड पार्ट को टीलोमियर बोला है, बीच में सेंट्रोमियर, अंदर क्या है? ये क्रोमेटिड है, और ये इधर वाले पार्ट को अपन क्या बोलते हैं? टीलोमियर। क्रोमोसोम क्या है? ये एक फिलामेंटस बॉडी है। फिलामेंटस बॉडी बोले तो एक धागे लाइक स्ट्रक्चर, जैसे फिलामेंट्स निकलते हैं। कहां पर प्रेजेंट होता है भाई? हर एक यूकैरियोटिक के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। ये सारी चीजें कहां हो रही है? सबसे पहले मैंने वहीं से शुरू किया, सेल, सेल के अंदर न्यूक्लियस, यानी कि न्यूक्लियस के अंदर। द टर्म क्रोमोसोम वाज कॉइन्ड बाय डब्ल्यू वेल्डेयर। कब? 1888 में। लेकिन मेंडल ने अपना वर्क 1866 में ही पब्लिश कर दिया था। मतलब उसको तो पता नहीं था ना इस क्रोमोसोम के बारे में। जबकि ये क्रोमोसोम के बारे में कब पता चला? 1888। देखो भाई, आज के टाइम पे जो सोशल मीडिया का जमाना है, 1 मिनट में 2 मिनट पहले हुई घटना हमको तुरंत पता चल जाती है। लेकिन पहले के टाइम पे इतना कम्युनिकेशन इतना स्ट्रांग नहीं हुआ करता था, सोशल मीडिया नहीं हुआ करते थे, जिसके वजह से किस कॉर्नर में इंसान क्या कर रहा है किसी को नहीं पता। इसीलिए क्या होता था कि जो इंफॉर्मेशन है इतने जल्दी पास ऑन नहीं हो पाती थी, जिसके वजह से ये लोग अपने जो मतलब और अच्छा वर्क कर सकते थे अगर इनको इधर उधर की और इंफॉर्मेशन मिल जाती थी, तो ये वाली। लेकिन आज के टाइम पे क्या होता है? इंफॉर्मेशन तो मिलती है लेकिन इस्तेमाल गलत होता है। ठीक है, साइज, साइज के बारे में देखते हैं। तो साइज क्या बोल रहा है कि द साइज ऑफ द क्रोमोसोम वेरीज। भाई क्रोमोसोम का साइज अलग अलग होता है, डिपेंड करता है हर अलग अलग स्पीसीज के हिसाब से, स्पीसीज टू स्पीसीज। और मेटाफेज में क्रोमोसोम बहुत अच्छे से दिखता है, मेटाफेज में क्रोमोसोम बहुत अच्छे से दिखता है, बार बार मैं बताया हूं। इसलिए अपन बात करेंगे हमेशा मेटाफेज की, कि मेटाफेज क्रोमोसोम वेरीज फ्रॉम 0.1 टू 33 माइक्रोमीटर इन लेंथ। कितना? 0.1 से लेके 33 माइक्रोमीटर लेंथ होती है, और 0.2 से लेके 2 माइक्रोमीटर इसकी क्या होती है? थिकनेस होती है। बोले तो मोटापा। Then chromosomes are capable of self replication। ये जो क्रोमोसोम है ये आपस खुद में, इसके पास ये कैपेबल है, खुद रेप्लिकेट करता है। हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर होने वाला है ना, वो उसमें हमको यही पढ़ना है, डीएनए का रेप्लिकेशन, डीएनए का ही रेप्लिकेशन यानी कि क्रोमोसोमल रेप्लिकेशन। ठीक है, खुद क्या करता है? रेप्लिकेट करता है, एक अपनी जैसी कॉपी बनाता है, और बहुत बड़ा रोल प्ले करता है किसमें? हेरिडिटी। हेरिडिटी बोले तो ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम एक जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, म्यूटेशन यानी कि चेंजेस आना, वेरिएशन यानी कि जो डिफरेंसेस दिखना, एंड इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट ऑफ यूकैरियोटिक स्पीसीज। अगर केमिकली कंपोजिशन देखा जाए तो इसमें क्या होता है भाई? यूकैरियोटिक क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ डीएनए। ऑब्वियसली डीएनए से बना है। ये देखो हम क्या बोल रहे हैं, कुछ इस तरीके से डीएनए होता है। ठीक है, ये डीएनए रैप्ड है, ये डीएनए रैप्ड है। तो मेरे को एक बात बताओ, अगर आपको किसी को थ्रेड रखना है, धागा रखना है, तो धागा रखने के लिए आप किसी चीज में उसको बाउंड करके रखते हो इस तरीके से, तो कुछ ना कुछ आपको एक मटेरियल लगता है जिसमें आप उसको क्या कर सको भाई? राउंड करके रख सको। वैसे ही ये डीएनए ये पूरे कॉइल्ड फॉर्म में, तो ये कॉइल्ड होने के लिए बीच बीच में क्या प्रेजेंट होते हैं? प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन, इसीलिए इनके ही मिलके फिर ये पूरा कंडेंस्ड होके, यानी कि डीएनए से और हिस्टोन प्रोटीन से मिलके क्या बनता है? पूरा क्रोमोसोम बनता है। फंक्शन क्या है भाई? कुछ नहीं, ये कैरियर है हेरिडिटी का, यानी कि एक जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन में लेकर के जाता है।
क्लियर है यहां तक के सभी को? अगर इसकी बात की जाए, हाँ प्लॉइडी वाली भी बात करना अपन रह गए। प्लॉइडी क्या होता है? नंबर ऑफ क्रोमोसोम, डिपेंड करता है कि कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, उसको अपन बोलते हैं प्लॉइडी। क्या बोलते हैं? प्लॉइडी। अब ये जो प्लॉइडी है ये दो टाइप के, ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं मैं। प्लॉइडी है ये दो टाइप की, एक अनप्लॉइडी और एक यूप्लॉइडी। चलो इसको यूप्लॉइडी को इधर करते हैं, इसको अनप्लॉइडी को इधर करते हैं। तो एक यूप्लॉइडी और एक अनप्लॉइडी, यूप्लॉइडी अनप्लॉइडी मतलब जो बेसिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट हो गए, बेसिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम यानी कि हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम यानी कि हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, अगर उतने प्रेजेंट हो या उसके मल्टीपल में प्रेजेंट हो, क्या बोला मैंने? अगर उतने प्रेजेंट हो, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट हो, हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट हो, उतने प्रेजेंट हो, या ये क्रोमोसोम के मल्टीपल में प्रेजेंट हो, तब हम उसको बोलते हैं यूप्लॉइडी। क्या बोलते हैं? यूप्लॉइडी। चलो एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हम ह्यूमन है, ह्यूमन के पास 46 क्रोमोसोम है। कितने क्रोमोसोम है? 46 क्रोमोसोम है। अगर इसके हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम बोलूं तो भी 23 हो जाएगा, हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम बोलूं तो भी 23 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ये, इसी को अपन बेसिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम भी बोलते हैं। ठीक है, सो ये जो 23 प्रेजेंट है, या 23 के मल्टीप्लाई में प्रेजेंट है, 23 के मल्टीप्लाई में प्रेजेंट है। 23 इंटू 2 46, 23 इंटू 3 मेरे को आता नहीं है वैसे तो, कुछ गलत हो रहा है क्या? कुछ इस तरीके से। ठीक है, 23 इंटू 4, यस। सो यहां पर क्या देखने को मिल रहा है? अगर 23 के मल्टीप्लाई में प्रेजेंट है तो इसको अपन क्या बोलते हैं? अगर देखो 23 क्रोमोसोम प्रेजेंट है तो हैप्लॉइड है, तो भी अपन इसको क्या बोलते हैं कि भाई हाँ कि ये क्या है? यूप्लॉइडी। क्या है? यूप्लॉइडी। 46 है यानी कि ये क्या है? डिप्लॉइड है, ये भी यूप्लॉइडी में आता है। ये 69 ये क्या है? ट्रिप्लॉइड है। तो ये सारे नंबर क्या है? मल्टीप्लाई में प्रेजेंट है, तो हम इसको क्या कहेंगे? यूप्लॉइडी। लेकिन मैं बोल रहा हूं कि भाई बेसिक नंबर ऑफ 23 क्रोमोसोम है, लेकिन 48 क्रोमोसोम प्रेजेंट है, तो कितने बार भी 23 को कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई करो 48 आता है क्या? नहीं। तो इसको हम क्या कहते हैं? अनप्लॉइडी। क्या कहते हैं? अनप्लॉइडी। तो सिंपल मीनिंग है बेसिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम के मल्टीप्लाई में अगर हमारे पास क्रोमोसोम प्रेजेंट है तो उसको हम कहेंगे यूप्लॉइडी के अंदर डालेंगे। यूप्लॉइडी के भी टाइप्स होते हैं। देन अगर उसके मल्टीपल में प्रेजेंट नहीं तो इट्स अनप्लॉइडी। क्लियर है? सो देखो क्या क्या बताया यहां पर अपने को। यहां पर इन्होंने बताया है कि द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज स्पेसिफिक एंड कांस्टेंट फॉर अ पर्टिकुलर स्पीसीज। हर एक स्पीसीज के लिए उनके परफेक्ट, उनके पास एक अपने नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। जैसे हम ह्यूमन है, हमारे पास 23 पेयर यानी कि 46 क्रोमोसोम है। ऐसा ही जैसे कि पी प्लांट के बारे में बात करें तो भाई उनके पास 7 पेयर यानी कि 3 क्रोमोसोम प्रेजेंट है। वही अगर हम ड्रोसोफिला की बात करें तो 4 पेयर यानी कि 8 पेयर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट है। तो स्पीसीज के अपने एक कांस्टेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। प्लॉइडी क्या होता है भाई? द टर्म प्लॉइडी स्पीक फॉर द डिग्री ऑफ रिपीटेशन, कितने बार रिपीट हुआ है उसको अपन क्या बोलते हैं? प्लॉइडी। प्राइमरी बेसिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन अ सेल। सो यूप्लॉइडी, यूप्लॉइडी क्या है? व्हेन द क्रोमोसोम नंबर इज अ सेल इज एग्जैक्ट मल्टीपल ऑफ प्राइमरी बेसिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम, देन इट इज कॉल्ड यूप्लॉइडी। अगर एग्जांपल की बात किया जाए तो देखो मोनोप्लॉइड, हेप्लॉइड, क्या लिखा है आपने? प्लॉइड, प्लॉइड वर्ड यूज कर रहे हैं ना। सो वन सेट ऑफ क्रोमोसोम वर x इज इक्वल्स टू n। अगर जितने क्रोमोसोम प्रेजेंट है उतने ही नंबर ऑफ। देन डिप्लॉइड यानी कि 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम, ट्रिप्लॉइड बोले तो 3 सेट ऑफ क्रोमोसोम, टेट्राप्लॉइड बोले तो 4 सेट ऑफ क्रोमोसोम, जो कि अभी एग्जांपल देखकर आए हैं हम। देन अनप्लॉइडी मतलब क्या होता है कि व्हेन द क्रोमोसोम नंबर इज नॉट द एग्जैक्ट मल्टीपल ऑफ द हैप्लॉइड सेट, हैप्लॉइड सेट के मल्टीपल में प्रेजेंट नहीं होंगे, तब हम उसे जाकर के क्या कहेंगे? अनयूप्लॉइडी। क्या कहेंगे? अनयूप्लॉइडी। क्लियर है यहां तक के? बहुत इजी है। अब थोड़ा सा स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम देख लेते कि भाई क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर क्या होता है बेसिक। तो ये जो हम रेप्लिकेशन वाला बात करते हैं और ये इस तरीके से सिंगल क्रोमोसोम होता है। सो मेटाफेज ये एक ऐसी स्टेज है सेल डिवीजन के टाइम पे जो कि हमको बहुत अच्छे से दिखती है। क्यों? क्योंकि ये काफी हाईली कंडेंस स्टेज है और इजीली हमको दिख जाती है माइक्रोस्कोप के अंदर। ठीक है, सो 2 क्रोमैटिड्स आर्म जॉइन टुगेदर एट सेंट्रोमियर। देखा जाए तो ये बीच में सेंट्रोमियर है और एक क्रोमैटिड इधर, एक क्रोमैटिड इधर, 2 क्रोमैटिड आर्म क्या होती है? अरेंज होती है इसके ऊपर। सो क्रोमैटिड आर्म बियर लॉन्ग, जो क्रोमैटिड आर्म है वो कैसी है भाई? लॉन्ग है। अनब्रांच, इनमें कोई ऐसी ब्रांचेस निकलती हुई दिख रही है कि और नहीं। स्लेंडर यानी कि ऐसी गोल हाईली कॉइल्ड डीएनए थ्रेड कॉल्ड क्रोमोनेमा, इनको क्या कहते हैं?
क्रोमोनेमा, जो अंदर ऐसे कॉइल्ड थ्रेड प्रेजेंट होता है उसको। नाउ द सेंट्रोमियर और प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन, सेंट्रोमियर को ही हम प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन बोलते हैं। ये क्रोमोसोम है, अगर इसमें हमको कहीं एक कंस्ट्रिक्शन देखने को मिला, उसको हमने क्या बोला पहले, प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन। सो प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन कंसिस्ट ऑफ अ डिस्क शेप्ड, यस मैं आपको ये बताना भूल गया, ये देखो क्रोमोसोम होता है, जब हमने सेल डिवीजन पढ़ा था ना, तो हम क्या बोलते हैं कि स्पिंडल फाइबर हमारे किसको आके अटैच होते हैं बेटा, सेंट्रोमियर को, लेकिन सेंट्रोमियर को नहीं होते, वो यहां पर से डिस्क शेप प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, जिनको अपन क्या कहते हैं, काइनेटोकोर, क्या कहते हैं, काइनेटोकोर, उससे जाकर के अटैच्ड होते हैं। सो डिस्क शेप प्लेट कॉल्ड काइनेटोकोर, एट काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर क्या होते हैं, अटैच होते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सेल डिवीजन। काइनेटोकोर से कौन अटैच हो जाएगा, स्पिंडल फाइबर, और ये स्पिंडल फाइबर इसे खींचेंगे, क्या करेंगे, खींचेंगे, किसको खींचेंगे, ऑब्वियसली क्रोमोसोम को खींचेंगे अपने अपने तरफ, तभी तो दो सेल ऐसे जाएंगे, दोनों सेल में इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम का डिवीजन होगा। यस, देन सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन क्या भाई, कुछ नहीं है, प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन के अलावा और कंस्ट्रिक्शन देखने को मिलता है, उसको अपन बिसाइड द प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन सम क्रोमोसोम पोजेसेस एडिशनल वन, उसको अपन बोलते हैं सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन। ओके, सैटेलाइट बॉडी प्रेजेंट होती है अटैच द सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन, सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन यानी कि सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन टू, टेलोमियर यानी कि जो क्रोमोसोम का एंड वाला पार्ट होता है उसको कहते हैं अपन टेलोमियर। क्लियर है यहां तक के? देन आ जाते हैं अपन टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम, जो कि मैं आपको बताया है अभी अभी मैंने आपको बताया टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ द सेंट्रोमियर, कि सेंट्रोमियर किस पोजीशन पर प्रेजेंट है उसके हिसाब से अपन बोलते हैं कि ये कौन सा टाइप है क्रोमोसोम का। चार टाइप, मेटासेंट्रिक, सबमेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, टिलोसेंट्रिक। अगर हमारा क्रोमोसोम बीच में प्रेजेंट है तो मेटासेंट्रिक, नहीं तो सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, टिलोसेंट्रिक। शेप देख लो कुछ इस तरीके से होता है, वी, एल, जे और आई। क्लियर है यहां तक के सभी को? तो हमने आज क्या देखा भाई, क्रोमोसोम के बारे में देखा। क्या देखा? क्रोमोसोम के बारे में देखा। तो मैं आपको एक और क्रोमोसोम के बारे में बता देता हूं, एक और क्रोमोसोम के बारे में देख लेते हैं जब अपन देख ही रहे हैं तो। अब देखो क्या होता है ना, मैं आपको एक चीज बताता हूं, ये एक क्रोमोसोम, ये दो क्रोमोसोम, ठीक है? क्लियर है यहां तक के सभी को? ये एक पेयर है, ये क्या है, एक पेयर है। अब देखा जाए, ये एक क्रोमोसोम, ये एक क्रोमोसोम, ये क्या है, ये दूसरी पेयर है। ऐसे ही तीसरी पेयर, चौथी पेयर, पांचवी पेयर, छठवीं पेयर, सातवीं पेयर, आठवीं पेयर, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 और 22। ये टोटल 22 पेयर के ऐसे क्या होते हैं, क्रोमोसोम होते हैं। देखो क्या होता है ना, यहां से आते हैं 46 क्रोमोसोम। ये जो 46 क्रोमोसोम है ना, इसमें जो होते हैं 22 पेयर, 22 पेयर यानी कि 44 क्रोमोसोम। ना जाने मैंने अपने क्लास में इन चीजों के बारे में कितने बार डिस्कशन किया है, तो आज एक बार और। 46 क्रोमोसोम है, जिसमें से जो 22 पेयर है यानी कि 44 क्रोमोसोम है, इनको अपन कहते हैं ऑटोजोम। क्या कहते हैं? ऑटोजोम। जो कि सेक्स में कोई इनका रोल नहीं होता कि भाई जेंडर क्या होने वाला है, सेक्स डिसाइड ये नहीं करता। एक और क्रोमोसोम होता है जिसको अपन बोलते हैं वन पेयर ऑफ क्रोमोसोम, यानी कि 2 क्रोमोसोम, जिनको अपन कहते हैं एलोजोम। क्या कहते हैं? एलोजोम। या तो हम इसको कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम। क्लियर है यहां तक के? या तो हम इसको कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम। तो जब हम इसको ये कहते हैं, तो ये तो 22 पेयर है ना, मैंने देखो यहां पर बनाया, ये 22 पेयर जो मैंने बनाए, इनको मैं क्या बोल रहा हूं, ऑटोजोम। क्या बोल रहा हूं? ऑटोजोम। ऐसे क्रोमोसोम्स होते हैं ऑब्वियसली, जो बेसिकली अब भी देख कर आया हम देख कर क्या है। लेकिन दो पेयर, मतलब और दो पेयर सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, जो कि अगर फीमेल की बात करें तो XX और मेल की बात करें तो XY क्रोमोसोम होते हैं। इसको क्या कहते हैं अपन? सेक्स क्रोमोसोम। क्या कहते हैं? सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, तो यहां पर अब बात करेंगे, ये देखो 22 ऊपर गए, अब अपन बात करेंगे सेक्स क्रोमोसोम की। किसकी बात करेंगे? सेक्स क्रोमोसोम की। तो ये जो सेक्स क्रोमोसोम है ना बेटा, ये देखो मैं यहां पर बना के दिखा रहा हूं आपको, ये है एक्स क्रोमोसोम। ये क्या है? एक्स क्रोमोसोम। यहां पर ही कुछ इस तरीके से बना लेना, फिर ये है वाई क्रोमोसोम। ये एक्स क्रोमोसोम है, ये वाई क्रोमोसोम है। देखो यहां पर कितना हमको फर्क दिखाई दे रहा है।
दोनों का क्या फर्क दिखाई दे रहा है। ये एक्स क्रोमोसोम है, ये वाई क्रोमोसोम है। अगर बात करें तो एक्स क्रोमोसोम कितना बड़ा है, वाई क्रोमोसोम कैसा है, छोटा है। तो जब हम एक्स और वाई की बात करते हैं ना, तो एक्स में देखो सेंट्रोमियर कहां प्रेजेंट है, सेंटर में। कहां प्रेजेंट है, सेंटर में, जिसको अपन इसको मेटासेंट्रिक बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, मेटासेंट्रिक। लेकिन यही जब बात अपन वाई क्रोमोसोम की करते हैं भैया, तो ये जो क्रोमोसोम है थोड़ा सेंटर से ऊपर की तरफ प्रेजेंट है, यानी कि थोड़ा और सब मेटा नहीं, इसको अपन बोलेंगे एक्रोसेंट्रिक। क्या बोलेंगे, एक्रोसेंट्रिक। क्लियर है यहां तक के। अब मैंने आपको होमोलोगस नॉन होमोलोगस बताया हुआ है। होमोलोगस जो होता है वो जेनेटिकली स्ट्रक्चरली सेम होता है। तो ये जो हमारा क्रोमोसोम का ये जो नीचे वाला पार्ट है, देखो लगभग सेम है, पूरा पूरा स्ट्रक्चर में सेम है, हाइट वगैरह सब सेम है। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको ये वाले रीजन को बोलते हैं अपन होमोलोगस रीजन। क्या बोलते हैं, होमोलोगस रीजन। ठीक है। ये जो ऊपर वाला है देखो, ये काफी बड़ा है, ये छोटा है, इसको अपन कहते हैं नॉन होमोलोगस रीजन या फिर हेटेरोलोगस। ठीक है, दो वर्ड यूज करते हैं, नॉन होमोलोगस या फिर हेटेरोलोगस रीजन। इस तरीके से अपन इसको बोलते हैं। काफी सारे स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है। तो जब हम आगे जाकर के इसके लिंकेज जैसी चीजें पढ़ने वाले हैं, जब हम वो पढ़ेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ ये क्रोमोसोम में कुछ जीन यहां प्रेजेंट है, तो इसके अपोजिट में यहां पर जीन होगे ही नहीं ना, क्योंकि क्रोमोसोम है ही नहीं वैसा। लेकिन यहां पर हम हेटेरोलोगस वाली रीजन, नॉन होमोलोगस रीजन वाले की बात कर रहे हैं, जहां पर यहां पर कोई जीन प्रेजेंट है, लेकिन यहां पर सामने पे प्रेजेंट नहीं होगा। तो यहां पर कुछ बेसिक सी चीज की, मेटासेंट्रिक है, ये एक्रोसेंट्रिक है। ये थोड़ा सा हमको कैसा दिख रहा है भाई, लॉन्ग दिख रहा है, क्या नहीं, ये शॉर्ट है, ये लॉन्ग है, ये शॉर्ट है। इसमें ज्यादा जीन्स प्रेजेंट हो गए एज कंपेयर टू वाई क्रोमोसोम। एक्स क्रोमोसोम में ज्यादा जीन प्रेजेंट हो गया एज कंपेयर टू वाई क्रोमोसोम। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक सा है। तो यहां पर देखो, मैं क्या बोल रहा था कि अब हमारे अंदर के क्रोमोसोम कंप्लीट हुए। ये देखो हमारे अंदर, अगर मैं मेरी बात करूं तो एज अ बॉय मेरे पास एक्स और वाई क्रोमोसोम है, मतलब ये 22 पेयर ऑटोसोम है और 1 पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम। इस तरीके के क्रोमोसोम मेरे अंदर प्रेजेंट है। ये पूरी जाके हमारी कहानी खत्म हुई इसकी, मतलब कितने मेरे अंदर टोटल क्रोमोसोम प्रेजेंट है। तो अब हमारे को सेक्स क्रोमोसोम के बारे में क्या बताया है वो देख लेते हैं थोड़ा सा। बोल रहा है कि भाई यही सेक्स क्रोमोसोम है ना जो कि डिटरमाइन करते हैं सेक्स, या तो मेल होगा या तो फीमेल होगा। क्या होगा ये, क्या किससे डिसाइड होगा, सेक्स क्रोमोसोम से। तो क्रोमोसोम्स विच रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स आर नोन एज सेक्स क्रोमोसोम, जिसको अपन क्या कहते हैं भैया, एलोजोम। अभी तो बताया था क्या कहते हैं, एलोजोम, और उसको ऑटोजोम। नाउ ह्यूमन बीइंग की बात करें तो एक्स और वाई टाइप के क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं उसके अंदर। होमोलोगस रीजन होता है जिसको अपन सिमिलर जीन प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि ये होमोलोगस रीजन है। ऊपर वाला कैसा जीन है भाई, डिसिमिलर जीन प्रेजेंट है, यानी कि नॉन होमोलोगस रीजन। क्लियर है। क्रॉसिंग ओवर ऑकर ओनली। अब क्रॉसिंग ओवर की बात तो पता है हमको, वो हमेशा किस रीजन में होती है, होमोलोगस रीजन में ही हमेशा क्रॉसिंग ओवर होती है, बाकी कहीं नहीं होती। तो यही वाले रीजन में क्रॉसिंग ओवर होगी, ऊपर वाले रीजन में नहीं होगा। सो होमोलोगस रीजन ऑफ एक्स क्रोमोसोम इज लॉन्गर एंड कंटेन्स मोर जीन देन दैट ऑफ द नॉन होमोलोगस रीजन ऑफ द वाई क्रोमोसोम। क्लियर है यहां पर सभी को कि एक्स क्रोमोसोम के इसमें ज्यादा जीन्स प्रेजेंट होंगे। सिंपल सी बात है, वो तो हमको स्ट्रक्चर देख के ही समझ में आ जा रहा है। सो अब अपने को क्या देखना है भाई, यहां पर एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम के बीच में कुछ डिफरेंस बताए हैं अपने को, वो देखना है। क्या देखना है कि एक्स क्रोमोसोम इज स्ट्रेट है, रॉड लाइक है, लॉन्गर देन वाई क्रोमोसोम, ऑब्वियसली मेटासेंट्रिक है। ये कैसा है भाई, एक्रोसेंट्रिक है। एक्स क्रोमोसोम हैज लार्ज अमाउंट ऑफ यूकैरियोटिक डीएनए, मतलब होता है उसमें देखो यू क्रोमेटिन और हेटेरोक्रोमेटिन, आपको पता होना चाहिए। यू क्रोमेटिन और हेटेरोक्रोमेटिन मतलब हमारा डीएनए कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये तो जहां पर बहुत कंडेंस्ड वाला रीजन होता है ना, वहां से ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता, वो एक्टिव वाला रीजन नहीं होता, जिसको अपन हेटेरोक्रोमेटिन बोलते हैं। और यूक्रोमेटिन जो थोड़ा सा लूज होता है, एक्टिव होता है, उसको अपन यूक्रोमेटिन बोलते हैं। ठीक है। सो इसमें बहुत क्या होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ यूक्रोमेटिन प्रेजेंट होता है, कि एक्सटेंडेड रीजन, एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ हेटेरोक्रोमेटिन प्रेजेंट होता है, मतलब ज्यादा कंडेंस्ड रीजन कम होता है। एज कंपेयर टू वाई क्रोमोसोम, यहां पर हमको लार्ज अमाउंट ऑफ हेटेरोक्रोमेटिन देखने को मिलता है। जो एक्स क्रोमोसोम है, ये लार्ज अमाउंट ऑफ डीएनए मटेरियल, hence genetically active due to
मोर जीन, इसके पास ज्यादा जीन होते हैं, इसमें लेसर जीन। नॉन होमोलोगस रीजन ऑफ एक्स क्रोमोसोम इज लॉन्गर ऑब्वियसली एंड कंटेन मोर जीन, ये इसका शॉर्टर होगा और लेसर जीन होगा, शॉर्टर और लेसर जीन। एक्स लिंक्ड जीन आर प्रेजेंट ऑन नॉन होमोलोगस रीजन ऑफ एक्स क्रोमोसोम। तो जो क्या बता रहा है कि जो एक्स लिंक्ड जीन है ऑब्वियसली भाई वो नॉन होमोलोगस रीजन में। एक्स लिंक का मतलब ये होता है कि जो एक्स जो हमारा क्रोमोसोम है उसके साथ जो लिंक्ड होके जीन जाने वाले हैं नेक्स्ट जनरेशन में, उसको बोलते हैं अपन एक्स लिंक्ड जीन। नेक्स्ट क्लास में अपन उसके बारे में देखेंगे, लिंक्ड जीन लिंकेज के बारे में सारी चीजें अपने को पढ़ना है ऑब्वियसली। और जो वाई लिंक्ड जीन है वो नॉन होमोलोगस रीजन में प्रेजेंट हो गए वाई क्रोमोसोम के। एक्स क्रोमोसोम इज प्रेजेंट इन मेन एज वेल एज वुमेन। एक्स क्रोमोसोम मेन में भी प्रेजेंट होते हैं, वुमेन में भी, लेकिन वाई क्रोमोसोम सिर्फ और सिर्फ कहां पर प्रेजेंट होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ मेन में प्रेजेंट होते हैं। दैट्स वाई इसको अपन होलैंड्रिक जीन भी कहते हैं या होलैंड्रिक क्रोमोसोम भी कहते हैं। क्लियर है यहां तक के सभी को? तो आज के क्लास में हमने सिर्फ क्रोमोसोम के बारे में देखा, क्रोमोसोमल थ्योरी, देन क्रोमोसोम के बारे में देखा, स्ट्रक्चर के बारे में देखा उसका कि क्या क्या स्ट्रक्चर है, कैसे क्या बना हुआ है, टाइप्स के बारे में देखा और सेक्स क्रोमोसोम के बारे में देखा। आज की क्लास को अपन इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम अपन स्टार्ट करेंगे लिंक्ड जीन और लिंकेज ग्रुप की बात करेंगे। क्लियर है यहां तक के? तो भाई ये जो सारी चीजें आपको प्रैक्टिस तो करते हुए चलना है, पुराने क्लासेस भी, जिसने पुराने क्लास नहीं देखा प्लीज वो जाकर के देखिए, नहीं तो आपको नेक्स्ट का आगे समझ में कैसे आएगा। और हाँ, एक चीज में जो हमेशा बोलना भूल जाता हूं भाई, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।